the mood in the metal space, especially the precious ones, silver and gold, is very, very cautious. Even as we speak, silver on MCX is trading 4% higher almost. You have a price of about 2,79,700 per kilo, now actually 2,80,500, and gold MCX is also 5% higher at 1,49,244 per tola. If you check the physical markets, the premium on both physical gold and physical silver continues, essentially pointing out to demand coming in from quarters that don't want to invest declared capital, so to say. To discuss this and a lot more, we are now joined by one of the foremost and finest metals and precious metals analyst, Miss Vandana Bharti from SMC Global. Namaste to you, Vandana ji. आपका बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी गिरावट के बाद हम लोगों ने 4,08,000 रुपये चांदी को देखा और फिर गिरावट देखी 2,30,000 तक। एक स्पेकुलेटिव शेक ऑफ हो रहा है बाजार में। इस वक्त आप किस तरीके से दोनों मार्केट्स को देखती हैं, गोल्ड और सिल्वर MCX पर? मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट थी ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन तो थी कि इतनी गिरावट मतलब आएगी सिल्वर में, क्योंकि काफी दिनों से था कि रैली काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव और स्पीडी हो चुकी है। लेकिन इतना शार्प फॉल और इतना क्विक फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जब मार्केट यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतना फॉल आया, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं बुलियन मार्केट रीसेट हो रही है। एक रीसेट बटन दबा है जो कि जरूरी भी था यहाँ के लिए, मार्जिन कॉल्स का आना, और फिर यहाँ पे मतलब काफी लोग यहाँ से निकले भी है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है, फिजिकल मार्केट में हम लोग को इतना ज्यादा रिएक्शन आता हुआ नहीं देखा। वहां के भी जो प्रीमियम है वो वॉश आउट हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ खासकर कि सिल्वर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और एज कम्पेयर टू सिल्वर मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो स्टेबिलिटी है अभी फिलहाल यहाँ पे ज्यादा रहेगी। लेकिन ये टाइम है जब हम लोगों ने जितना ही यहाँ पे एक हिस्टोरिक करेक्शन आता हुआ देखा था, उतना ही हिस्टोरिक हम लोगों ने एक रिकवरी आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि अब ये रिकवरी जोन में दोनों ही कमोडिटी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी वंदना जी, ये मतलब मेरे लिए ही प्रश्न पूछना इतना कठिन है। मैं ये समझ सकता हूं कि आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल होगा। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या समझ लीजिए कि और बुरा मंजर, जिन्होंने 3.5-4 लाख रुपए सिल्वर ETF में ले लिया है, वो लोग क्या करें? वो बहुत पेन एरिया था, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे जब 4 लाख की बात हुई तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने 5 लाख की भी बात सुनी। ये एक टेम्पटेशन देता है और हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग बिल्कुल हायर लेवल्स पे यहाँ पे मतलब है ट्रैप्ड हैं, उनसे मैं कहूंगी कि एक तो ये चीज है कि हमें 2-3 दिन पहले यहाँ पे एवरेजिंग करने का एक था कि आप एक्यूमुलेट और करिए, और ये दोनों ही जो मेटल्स हैं ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत साउंड मेटल है। और ऐसा नहीं है कि लिथियम की तरह या फिर निकल की तरफ नीचे आएगा और वो काफी दिनों तक एक बॉटम में मतलब यहाँ पे ट्रैप होके रहेगा। ये दोनों ही कमोडिटी बॉटम में ट्रैप होने वाली नहीं है। रिकवरी यहाँ पे शार्प आएगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो उनका होल्डिंग पीरियड है वो लंबा हो सकता है, और दिवाली तक मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है ETF में हो चाहे मतलब फिजिकल मार्केट में, मुझे लग रहा है कि ETF में ज्यादा पेन है, क्योंकि हम LBMA को ट्रैक करके यहाँ पे डिराइव करते हैं और कॉमिक्स ज्यादा यहाँ पे हायर साइड था। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस जो है वो दिवाली तक उनको उनका जो लेवल्स है वो मिलने के चांसेस है। एक हल्का सा ही एग्जांपल यहाँ पे लूं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने $1,200 का फॉल दिखाया और $700 की जो रिकवरी है, मुझे लग रहा है कि पिछले थर्सडे और इस थर्सडे वेंसडे तक हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो $1,200 का फॉल और $700 की रिकवरी, ये बहुत क्विक रिकवरी है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर वो दिवाली तक अपने पैसे मतलब होल्डिंग को यहाँ पे रखे बरकरार ETF में, तो उनका फिर यहाँ पे जो मतलब कहते हैं कि जो पेन एरिया है वो भी खत्म होगा और उनका थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन जोन में आने की संभावना है ETF में। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि कम से कम दिवाली तक तो देखें अगर आप ऊपर सतह पर फंसे हुए हैं। मैं आपसे एक और कठिन प्रश्न पूछता हूं। जो लोग सिल्वर ETF में 3.5-4 लाख रुपए ऊपर फंसे हुए हैं,
क्या उन्हें यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? मैंने 2-3 दिन पहले तो बोला था कि यहाँ पे एवरेज करना है, करेक्शन आए फिर भी यहाँ पे करना है। मुझे लग रहा है कि एक मौका आपको यहाँ पे मिलेगा फिर से, और वो मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ में जब यहाँ पे सिल्वर की सबसे ज्यादा डिलीवरी की यहाँ पे मतलब दरकार होती है, सबसे ज्यादा डिलीवरी मार्च महीने में आता है, उससे पहले मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे और करेक्ट हो सकता है। और वो रेंज आपको मैं बता सकती हूँ कि वो रेंज क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि बहुत टफ है। आपको 82 से 78 वाला जोन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार की बात करें तो हमारे बाजार में आपको मिल सकता है एक बार 260 250 वाला जोन। आप लेवल्स का वेट करिए और वहां पे आप निवेश फिर से कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपको कोई भी करेक्शन आता है, ईटीएफ में आपको क्विक एंट्री करनी होगी, तभी मैं फिजिकल छोड़ के ईटीएफ बोलती हूँ, क्योंकि वहां पे क्विक एंट्री और एग्जिट बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा करेक्शन मुझे फिलहाल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि जो एमसीएक्स में जो अपसाइड आया है वो अपसाइड आपको ईटीएफ में नहीं दिख रहा है। तो ईटीएफ में अभी भी यहाँ पे 10-12% का एक लैग रहता है, तो Correct. वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। जी, बेसिकली वंदना जी ये बताना चाह रही हैं कि फिजिकल मार्केट में अगर आप सर्राफे में जाके चांदी खरीदने की कोशिश करेंगे या गोल्ड खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपसे वहां का ज्वेलर एक प्रीमियम चार्ज करेगा। वो प्रीमियम है फिजिकल सिल्वर को एकदम या गोल्ड को एकदम खरीदने का। आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपसे फिजिकल मार्केट एक प्रीमियम लेगा। अगर आप वही ट्रेड ईटीएफ में करना चाहते हैं तो वो आसान है, वहां पर प्राइस भी कम है और वो एक मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस है जो कि आपको ईटीएफ में या एमसीएक्स पर दिख रहा है। अब सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए। वंदना जी बहुत ही साख रखती हैं बाजार में सिल्वर और गोल्ड के, लेकिन फिर भी आपको अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल और टेक्निकल एडवाइजर से राय लेनी है अगर आप इस लेवल पर सिल्वर फ्रेश खरीदना चाहते हैं या जो आपने ऊपरी सतह पे खरीदा हुआ है उसको एवरेज करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो कि बहुत अहम है कि सिल्वर और गोल्ड ओवरऑल पोर्टफोलियो का लगभग 20% होना चाहिए। पूरा सिल्वर मत रखिए, पूरा गोल्ड मत रखिए, ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात आ जाती है। चलिए, ये तो बात हुई प्रेशियस मेटल्स की। अब गोल्ड पर आते हैं। वंदना जी, कुछ समय पहले आपने कहा कि कोशिश कर रही थी कि नीचे लेवल पर मिल जाए, लेकिन इतना करेक्शन आया ही नहीं। अब क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि इस बार की रैली इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि बात यहाँ पे फिजिकल की है, पेपर मार्केट की बात नहीं है। हर कोई वो टच एंड फील वाली बात है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, रिटेलर से लेके सेंट्रल बैंक्स तक। तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से केविन का भी आया, उन्होंने बहुत हॉकिश है कि यहाँ पे अपर साइड रहना चाहिए, फिर भी मार्केट ने कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है और वो बढ़ा रहे हैं, साथ में कुछ क्रिप्टोज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सर, मुझे वो लग रहा है कि ये एक अलग कैटेगरी हम देख रहे हैं जो हम 10 साल पहले नहीं देखते थे कि वो फिजिकल गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो स्टेबल क्वाइंस वगैरह हैं, तो ये एक न्यू कैटेगरी उभर के आ रही है जिसने फिजिकल पे दबाव दिया है, फिजिकल होल्डिंग पे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि 5100 हम लोगों ने आता हुआ ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे प्राइसेस आपको धीरे धीरे, क्योंकि 5000 मुझे लग रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल है, हल्का सा रुकेगा, ये रुक नहीं रहा। और डॉलर इंडेक्स में एक हम लोगों ने फॉल आता हुआ भी देखा था अभी फिलहाल। तो और ट्रम्प ने भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कि अब डॉलर जो है ये यहाँ पे डाउन जाना चाहिए या फिर इसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में इन सब चीजों से एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और वो मुझे लग रहा है कि दोबारा एक बारी 54-5500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। तो इस कमोडिटी में आपको हर एक डिप पे जो है वो क्विक बाइंग आ रही है और एक जो कंसोलिडेशन जोन मतलब आना चाहिए वो मिलता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि जितने 2025 में ट्रिगर्स से पॉजिटिव, उससे ज्यादा ट्रिगर्स आपको 26 में है गोल्ड के लिए। तो यहाँ पे करेक्शन आया और वहां पे एक बार फिर से जो बाइंग है वो यहाँ पे बिल्डअप हो रही है विद वॉल्यूम। एक बहुत बढ़िया मीम चल रहा है वंदना जी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो परिवारों से संबंध रखते हैं, मैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। चर्चा ये हो रही है कि अब शादी में जो सोने के सेट बनने थे उनका क्या होगा? मुझे लग रहा है कि अब इस वजह से, क्योंकि इससे मैं भी परेशान हूँ सर, क्योंकि हमारे इसमें है कि गोल्ड गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट पर्पज से, मतलब शादियों में गोल्ड गिफ्ट करते हैं और वो धीरे धीरे एक बहुत पूल होता था। और
वो स्त्री धन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस पर इम्पैक्ट आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म में ये इम्पैक्ट आएगा। और कुछ दिनों बाद अगर अब $6,000 की बात हो रही है, $6500 की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है एक तबका के लिए अब यहाँ पे मतलब कि अफोर्डेबल रहेगा ही नहीं। तो एक स्त्री धन में यहाँ पे कमी आएगी, वो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि एक राहत यहाँ पे है, लेकिन वो हम लोग जैसे ट्रेडिशनल लोग को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे 18 कैरेट की ज्वेलरी आ रही है, 14 कैरेट की ज्वेलरी आ रही है, 9 कैरेट की ज्वेलरी आ रही है। तो जो यंग जनरेशन हैं, मतलब जेनजी हैं, या फिर ये लोग अब उस कैरेट पे मतलब जा रहे हैं, 18 कैरेट पे, 14 कैरेट पे। तो मुझे लग रहा है कि एक 22 कैरेट की ज्वेलरी का अभी भी यहाँ पे प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं 18 कैरेट पे और 14 कैरेट पे। तो मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ पे अभी भी कोशिश करेंगे गिफ्ट देने की, यहाँ पे गिफ्ट पर्पज से या शादी के पर्पज से। लेकिन गिफ्ट पर्पज से हम 18 कैरेट में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जब बात शादी की होती है, शादी में दुल्हन को देने की बात होती है, तो फिर हम 22 कैरेट पे ही यहाँ पे रहते हैं। मुझे लग रहा है कि वैल्यू सेम रहेगी खर्च करने का, लेकिन वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख सकता है सोने में। चलिए, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप बिल्कुल इससे एग्री करेंगी। बहुत सारे लोग अब जो ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस हैं, जो प्रतिशत तौर पर कैलकुलेट किए जाते थे गोल्ड प्राइस के, उस पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह और बहुत ही क्या कहते हैं भौएं, जो हमारी भ्रिकुटी है वो भी अब सुझाई जा रही है। तो अब चलिए, जो है सो है, भाव भगवान है, हमें उसके साथ ही एडजस्ट करना है। 2 साल पहले, 3 साल पहले सोना 40-50 हज़ार रुपये तोला था, और एक ज़माने में चांदी आपको 11-12 हज़ार रुपये किलो मिल जाती थी। समय की तब्दीली है, क्या कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, जो मेटल स्पेस है जहां पर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है, क्या राय रख रही हैं आप कॉपर पर, क्या राय रख रही हैं एल्यूमिनियम पर? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनके जो इक्विटी प्लेज हैं वो बाजार में अब नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक काम करते हुए दिखते हैं। तो प्रेशस मेटल्स में हम कुछ इक्विटी में नहीं कर सकते अनलेस कि आप मुथूट फाइनेंस या मन्नापुरम को देखें, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमारे पास काफ़ी इक्विटी में ऑप्शंस हैं। अब आपकी राय कॉपर और एल्यूमिनियम पर? जी, यहाँ पे कमोडिटी लिंक पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा एक रिटर्न दिया था 2025 में। एक्सपेक्टेड है कि वो 2026 में भी देगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड्स निकल के आ रही हैं वो स्टेबल हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और सब्स्टिट्यूट फिलहाल नहीं है। मुझे ये एक कंसर्न लग रहा है। एक्सप्लोरेशन नहीं है और न्यू माइंस के आने में टाइम लगेगा। ये चीजें एक बेसिक है। और कॉपर की बात की जाए तो लगातार दूसरे साल हम यहाँ पे डेफिसिट देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में रिस्ट्रिक्शंस है, चाइना की अपर लिमिट पे प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस है ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये चीजें हैं, ये प्राइसेस को बढ़ा रही हैं। अगर एलएमई की बात की जाए, इन्वेंट्रीज अब देखा जाए तो जो शंघाई है या फिर यूएस है या फिर यूएस को छोड़ देते हैं, अगर लंदन है वहां पे 60% डाउन हो चुका है एज कम्पेयर टू 2022। तो मुझे लग रहा है कि इतनी चीजें मैंने बोली कि ये मतलब सप्लाई साइड जो हमारा डेफिसिट जा रहा है, लेकिन अगर हम डिमांड साइड बढ़ते हैं तो अगेन ये स्ट्रैटेजिक मेटल्स होते जा रहे हैं। अब जब सिल्वर की बात आई तो यूएस ने इसे नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में डाल दिया। सिल्वर 40% यूएस डिफेंस के कंट्रोल में है। तो ये चीजें अब एक आम इन्वेस्टर या इंडस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, ये इस पे अब सरकार का भी कंट्रोल है। और जिस तरीके से अभी क्रिटिकल मिनरल्स पे बिल आया, जो यहाँ पे एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसके तुरंत बाद यानी कि कल हम लोगों ने चाइना से सुना कि अब चाइना यहाँ पे जो अपना कॉपर का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसको बढ़ाएगा। वो तो वो पहले ही रिजर्व रख रहा है। अब यूएस के बाद अब चाइना ने अनाउंस किया कि वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, सबको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि एक सिंक्रोनाइज वे में प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड जा रहे हैं, और उन्हें अभी का खर्चा नहीं चाहिए। वो एश्योर कर रहे हैं कि 2 साल बाद भी उनके पास ये जो मेटल्स हैं ये अवेलेबल होना चाहिए। अब सैमसंग के बाद अमेजॉन ने यहाँ पे एक टाई अप करा है फॉर कॉपर। तो इन सब के न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शेयर्स काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। कॉपर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड, क्योंकि यहाँ भी एक करेक्शन उन लोग को देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अब एक हायर साइड जो है वो बहुत क्विकली आ सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग 1500-1600 लेवल्स इन ऑन एमसीएक्स। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे हम 1300 के करीब है, और हम लोगों ने यहाँ पे हाई ऑलरेडी टच किया हुआ है यहाँ पे 1480 का, और मुझे लग रहा है कि इस बार 1600 तक के जो प्राइसेस है वो कॉपर में आएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, जितनी भी
कंपनीज है उनके शेयर्स में। तो जो यहाँ पे MCX डेरिवेटिव में नहीं करना चाहते उनके लिए ये टूल बहुत बढ़िया है। और एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे एक न्यू हाइस बनाता हुआ दिख सकता है फिर से 2026 में। तो ये दोनों ही कमोडिटी काफी स्ट्रांग होगी, इंक्लूडिंग जिंक। जी, ओके। तो ये रहे तो कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक पर आती हुई दिखी। आखिरी प्रश्न वंदना जी, क्या कीजिएगा क्रूड ऑयल का? मुझे लग रहा है कि क्रूड ऐसी कमोडिटी है जिसको स्पार्क के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस चाहिए और एक खतरा चाहिए, मतलब जो फियर फैक्टर होता है शिपमेंट का, कि कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे बात भी होने लगती है तो वहां पे प्राइसेस बढ़ता है। लेकिन ये ऐसी कमोडिटी है जिसको बढ़ाने के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की मतलब दरकार है। वो अगर शांत है तो क्रूड तुरंत शांत होगा, कूल ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सप्लाई साइड है। वेनेजुएला का भी बिल्कुल जो आइडल था यहाँ पे सप्लाई साइड, वो भी यहाँ पे अब अवेलेबल है। तो मुझे क्रूड में लग रहा है कि क्रूड में जब तक टेंशन चल रहा है तब तक क्रूड चल रहा है, और जैसे यहाँ पे कोई शांति वार्ता की बात होगी तो क्रूड सबसे पहले यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। अब क्रूड में अभी हम लोगों ने देखा है कि कल की न्यूज है कि ड्रोन को मार गिराया यूएस में, तो ये काफी सारी चीजें हो रही है ईरान फ्रंट पे। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम हम यहाँ पे 6000 तक जाता हुआ देख सकते हैं, $70 इंटरनेशनल मार्केट में इन वर्स्ट केस। और अगर ये यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कभी भी मतलब ट्रम्प बोल सकते हैं कि ठीक है हमारी तो बात बहुत अच्छी चल रही है, उस टाइम क्रूड यहाँ पे हमारे मार्केट में 5400 तक भी इनफैक्ट आ सकता है। तो इससे मतलब कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखते हुए ही इस कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए। चलिए वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करना, गोल्ड और सिल्वर पर खासकर। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। That, ladies and gentlemen, was Vandana Bharti, a very well-known analyst in the world of gold and silver. She sticks her neck out and says that you should be looking at ETFs for silver and gold, but be very cautious. You might see better prices as Diwali approaches. Please stay tuned. We'll be joining you shortly on the other side of the break as far as BTTV is concerned.